नमस्कार, इलेक्शन स्पेशल बुलेटिन खबर चुनावी है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। लोकसभा चुनाव 2024 का मैदान सज चुका है। तारीखों का ऐलान जल्दी ही होगा। बीजेपी ने अपनी पहली 195 प्रत्याशियों की सूची इससे पहले ही हालांकि जारी कर दी है। इधर कांग्रेस खेमे में मंथन का दौर भी लगातार जारी है और अब सभी को चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार है। उससे पहले पार्टी के दिग्गज चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी पिछले एक हफ्ते में 7 प्रदेशों का दौरा कर चुके हैं। आज पीएम मोदी ओडिशा और तेलंगाना के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 26,400 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। तो वहीं राहुल की न्याय यात्रा का कारवां इस समय मध्य प्रदेश पहुंचा हुआ है। आज एमपी में उनकी यात्रा का चौथा दिन है। राहुल आज उज्जैन पहुंचे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज बस्तर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का आगाज किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 प्रदेशों का दौरा किया। पहले वो तेलंगाना के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने सुबह श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उसके बाद वो संगारेड्डी पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने घाटकेसर और लिंगमपल्ली के बीच एमएमटीएस सुविधा को हरी झंडी दिखाई। वहीं 7,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मैं केवल एक ही इरादे से काम करता हूं, राष्ट्र के विकास के लिए, राज्यों का विकास। अपने संबोधन में मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया और कहा कि वो लोग कोठियां बना रहे हैं, मेरी गरीबों के लिए हम घर बना रहे हैं। इधर इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लालू प्रसाद यादव के परिवार वाला जो बयान था, उस परिवार वाले के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया और पलटवार पढ़ते हुए कहा कि वो कहते हैं मोदी का परिवार नहीं है, जिनका परिवार है, क्या उनको चोरी का लाइसेंस मिल गया है। तो कुल मिलाकर दक्षिण भारत के पर लगातार खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस कर रहे हैं। इससे पहले वो केरल पहुंचे, केरल के बाद तमिलनाडु पहुंचे और अब तेलंगाना में भी आज उनका अलग अलग जगहों पर दौरा रहा। और यहां पर पहले तेलंगाना को सौगात दी और उसके बाद में ओडिशा पहुंचे और ओडिशा पर जाने के बाद विपक्ष पर हमला भी बोला। जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? इधर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का आज चौथा दिन है। राजगढ़ जिले से निकलकर यात्रा शाजापुर पहुंची, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत में ही भाजपा के कुछ कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर पहुंचे थे। उन्होंने राहुल गांधी का स्वागत मोदी मोदी के नारे लगाकर किया। इसे सुनकर राहुल गांधी खुद गाड़ी से उतरे, भाजपा कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के हाथ में आलू भी दिए। उनसे कहा कि आलू से सोना बना दीजिए। इस पर राहुल ने बोला कि मोबाइल देखकर राम राम जपें और भूखे मर जाएं। तो कुल मिलाकर जो ये बयान अब राहुल गांधी ने दिया है, अब इस बयान को लेकर भी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। राहुल गांधी दरअसल शाजापुर पहुंचे हुए थे मध्य प्रदेश में। आज उनके न्याय यात्रा का चौथा दिन है। इस वक्त वो उज्जैन पहुंचे हुए हैं और उज्जैन में अब से कुछ देर पहले उन्होंने महाकाल के दर्शन भी किए। लेकिन इस बीच जो बात उन्होंने कही है, युवाओं के रोजगार से के संबंध में वो बोलना चाहते थे और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि देश का युवा सिर्फ मोबाइल देखे, श्री राम का नाम जपे और भूखे मरे। और देखिए इस सब के बीच में जब प्रधानमंत्री वहां पर मोदी के संदर्भ में उन्होंने जो बातचीत कही वो थी, लेकिन तब वहां पर जय श्री राम के नारे भी लगे हैं और कुछ लोग वहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। और तब उन्होंने ये बात कही कि पीएम मोदी यही तो चाहते हैं कि पीएम के संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि जय श्री राम बोलें और भूखे मर जाएं। ये बात उन्होंने वहां पर कही है। इन सब के बीच थोड़ा आपको सुनाते भी एम्बियंस।
दिन भर जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। राहुल गांधी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी करने पहुंचे। उनके मंदिर जाने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल के महाकाल दर्शन को बगुला भक्ति करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल की इस बगुला भक्ति से कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी और कांग्रेस दिशा विहीन हो चुके हैं। राहुल गांधी जब खुद को और कांग्रेस को दिशा नहीं दे पा रहे हैं तो देश को क्या दिशा देंगे, ये शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा। और ये तस्वीर आप दिख रहे हैं, ये राहुल गांधी जब महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे तब की तस्वीरें हैं और इसके ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा। बगुला भक्ति से कुछ होने नहीं वाला। वो कांग्रेस पार्टी भी और राहुल जी भी दिशा विहीन है। वो पार्टी को और खुद को भी दिशा नहीं दे पा रहे तो देश को क्या दिशा देंगे। तो उज्जैन के दौरे पर पहुंचे कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर बयान दिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट तो शिवराज सिंह चौहान ने भी की थी, लेकिन प्रश्न इन्वेस्टर्स समिट का नहीं है। प्रश्न यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आया है उस पर रोजगार कितना मिला। लोकसभा चुनाव को लेकर कमलनाथ ने कहा कि 12 से 13 सीट आनी चाहिए। माहौल बनाने वाली बात है, वो हर राजनीतिक पार्टी करती है, लेकिन माहौल बनाने में बीजेपी माहिर है। पूर्व सीएम ने यह भी कहा, यानी कमलनाथ ने यह भी कहा कि छिंदवाड़ा की जनता से मेरे 45 साल पुराने संबंध हैं, मैंने अपनी जवानी समर्पित की है। तो वहीं प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर कमलनाथ ने कहा कि सीईसी की बैठक के बाद कम से कम 15 से 20 नाम अनाउंस हो जाएंगे। मैंने भी कई जगह बात करी है। प्रश्न इन्वेस्टमेंट का नहीं है, प्रश्न जो भी इन्वेस्टमेंट आए उसमें रोजगार कितना बनता है, रोजगार के साथ आर्थिक गतिविधि बनती है। अब ये कल मीटिंग है सीईसी की, तो उसके बाद इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद लिस्ट कुछ ना कुछ मैं सोचता हूँ कम से कम 15-20 नाम तो अनाउंस हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद में कम से कम 15-20 नाम अनाउंस हो जाएंगे, ये बात कमलनाथ ने कही है। इधर पीसीसी प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने आरोप लगाया है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन की सुरक्षा छत्तीसगढ़ में हटा दी गई है। उन्होंने कहा कि दुर्भावनावश सुरक्षा हटाई गई है। राजीव भवन की सुरक्षा में 10 से ज्यादा जवान तैनात थे। उन्होंने कहा कि हमने जीरम में अपने कई नेताओं को खो दिया। मलकीत सिंह गैदू ने रायपुर एसपी को पत्र लिखकर जानकारी दी है। तो वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बीजेपी कार्यालय में सुरक्षा दी थी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के कार्यालय से सुरक्षा हटा ली गई। मैं अभी खड़ा हूँ राजीव भवन में, और जहाँ कुछ दिन पहले तक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान जो है तैनात नज़र आते थे, लेकिन अब ये पिछले 2 दिन से यहाँ पर कोई भी पुलिस के जवान नहीं है। और सीधे तौर पर जो है कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर जो है प्रभारी महामंत्री और कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने जो है बड़ा आरोप लगाया है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो है हटा दी गई है। मलकीत जी हमारे साथ है। मलकीत जी, यहाँ पर पहले कितने हुआ करते थे और अभी हैं कि नहीं हैं? देखिए, पहले 11 से 12 स्टाफ यहाँ पे थे, सुरक्षा दी जाती थी, और अभी जो है बिल्कुल जो है बिना हमको सूचना दिए जो है यहाँ से जो है पूरे जो है पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है, जिससे बहुत ही निंदनीय काम है ये। हम भाजपा को हम निंदा करते हैं कि इस प्रकार से जो इन्होंने किया है, और ये जो हरकत किया है। हमारे जीरम में इतने जो है हमारे नेता शहीद हुए, बड़े नेता हमारे आते हैं, हमने खोया है, उसके बाद इस तरीके से जो ये करना, ये बड़ा निंदनीय काम है। तो क्या आप लोगों ने कोई जानकारी पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों को दी है? हाँ, हमने एसपी को पत्र लिखा है और डीजीपी को भी उसमें प्रतिलिपि डाली है, और हमने पत्र डाला है। हमारे साथ जो है कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, ये कह रहे हैं, और जैसे आप भी आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई है, क्या कांग्रेस सरकार में आने के कारण हटाई गई है? अब देखिए, यह तो माननीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, और हमारा आरोप नहीं, ये हकीकत है। आप देखिए, एक भी यहाँ पे पुलिस का सिपाही नहीं है, जबकि हमने जीरम कांड में अपने नेताओं को खोया है,
संवेदनशील राज्य है। जब हमारी सरकार थी हमने एकात्म परिषद और कुशाभाऊ ठाकरे परिषद दोनों जगह सुरक्षा दिया था। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। प्रजातंत्र में सरकारें आते जाते रहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुर्भावनावश आप निर्णय लें। राजीव भवन में 24 घंटे लोग आते हैं, राजनीतिक दल हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी Z+ सुरक्षा प्राप्त है, माननीय भूपेश बघेल जी को Z+ सुरक्षा प्राप्त है। हमारे आधा दर्जन से अधिक नेता हैं जिनको Z की सुरक्षा प्राप्त है, जो हमेशा यहाँ आते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और ये गलत परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने डाला है। कांग्रेस नेताओं का यह आरोप है कि सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई है, और हालांकि पूरे मामले की जानकारी जो है रायपुर SSP को दे दी गई है। अब देखना होगा क्या सुरक्षा व्यवस्था फिर से लौटाई जाएगी या यही स्थिति जो है बनी रहेगी। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। हर सीट के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है, और इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने बिलासपुर लोकसभा सीट पर भी एक बार फिर से OBC कार्ड खेला है। पूर्व विधायक और OBC फेस तोखन साहू को प्रत्याशी बनाना इसी रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। क्या कहता है बिलासपुर का सियासी समीकरण? क्यों बीजेपी यहां OBC वाली रणनीति ही अपनाती है? ये रिपोर्ट देखिए। बिलासपुर की बाजी फिर दांव पर OBC। मिशन क्लीन स्वीप के संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बिलासपुर में फिर OBC कार्ड खेला है। OBC समाज से आने वाले तोखन साहू को टिकट दिया गया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने बिलासपुर से जाति वाला दांव खेला हो। इससे पहले लखनलाल साहू और अरुण साव यहां से बीजेपी को जीत दिला चुके हैं। दरअसल इसकी वजह है बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र का जातिगत समीकरण। इस सीट पर OBC वर्ग का बड़ा दखल है। करीब 50% मतदाता यहां OBC वर्ग के हैं, जिसमें साहू, कुर्मी, यादव, लोधी, केवट और धीवर समाज शामिल है, जबकि 35% आबादी ST/SC वर्ग की है। इन वोटर्स को साधे बिना बिलासपुर में जीत कठिन है। लिहाजा बीजेपी ने एक बार फिर मिशन 2024 के लिए OBC कार्ड खेला है। छत्तीसगढ़ में जो एक जाति समीकरण के लिहाज से जब हम राजनीति को देखते हैं तो उसमें ये बात तो समझ में आती है कि यहाँ जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, OBC समाज है, उसकी बड़ी संख्या भी है और स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव भी है। इसलिए जो भी राजनीतिक दल हैं वो उन्हें अपने प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस भी बिलासपुर लोकसभा से इस बार किसी न किसी पिछड़ा वर्ग के ही उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारे तो हैरत की बात नहीं होगी। हालांकि प्रत्याशी घोषित होने से पहले ये माना जा रहा था कि भाजपा इस बार लोरमी, मुंगेली की जगह बिलासपुर से किसी को प्रत्याशी बना सकती है। मोदी लहर को देखते हुए सामान्य वर्ग से भी प्रत्याशी दिया जा सकता है। हालांकि भाजपा ने अपनी पुरानी रणनीति को ही दोहराते हुए फिर से एक बार सांसद का प्रतिनिधित्व लोरमी को देते हुए OBC वर्ग से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद बीजेपी फिर बिलासपुर को जीतने का दावा कर रही है। तो कांग्रेस भी जवाब देने के लिए अभी मंथन में जुटी है। तोखन साहू भी देखिए एक कार्यकर्ता की भांति उनने काम किया, हमारे विधायक रहे। इस बार उनको टिकट नहीं मिली, उसके बाद भी एक कार्यकर्ता भाव से उनने काम किया। भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता रहा है और तोखन साहू बिलासपुर लोकसभा के सांसद बनने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने आप को रिपीट किया है, फिर से OBC दिया, फिर से साहू दिया और मुंगेली से ही दिया कि जो 98 से लगातार भाजपा इस सीट को जीत रही है, उसको इस बार जीतने का मौका है। बहुत कमज़ोर प्रत्याशी उन लोगों ने उतारा है। जो विधानसभा में जोगी कांग्रेस से चुनाव हारा था, ऐसे प्रत्याशी को उतारा है। तो कांग्रेस के पास मौका है और कांग्रेस के पास OBC में भी और जनरल में भी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। 2-4 दिनों में सूची बाहर आ जाएगी। कुल मिलाकर मिशन 11 के लिए मोर्चाबंदी और घेराबंदी शुरू हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति के साथ 24 के चौसर के लिए दांव चल रहे हैं। अब देखना है कि बीजेपी के OBC कार्ड को कांग्रेस कैसे काउंटर करती है। जितेंद्र थवाई, IBC 24 बिलासपुर।